नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। एक तरफ सरकार ईडी और सीबीआई से नपते विपक्षी नेता तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों में या तो बेरुखी या सरकारी कार्रवाई का समर्थन। उस नाते मोदी सरकार के विरोधी नेताओं और पार्टियों की बेसुधी और खामोखयाली पर जितनी चर्चा करे कम होगी। इसी के खुलासे में अपन तो कहेंगे में आज मेरा शीर्षक है, केजरीवाल, अखिलेश, ममता, केसीआर, हेमंत, राहुल का अहंकार जेल में खत्म होगा या चुनावी सफाये से। हाँ, अहंकार अपनी वोट गणित से नरेंद्र मोदी को हरा देने का, पर तय माने हिंदूशाही विपक्ष को मिटा देने वाली है। सोचें, मनीष सिसोदिया और लालू के कुनबे पर इन्हें जेल में डालना या छापे क्या एक्सट्रीम नहीं है, लेकिन ये सब अब 2024 से पहले और बाद का वह नॉर्मल है जिससे 2029 से पहले भारत का राजनीतिक भूगोल बदला मिलेगा। पहले तिहाड़ में सिसोदिया का अर्थ बूझिए। कई लोग मानते थे कि मनीष साफ, सॉफ्ट और सभी से मेल मुलाकात रखने वाला एक भला नेता है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। केजरीवाल जेल जाएंगे लेकिन मनीष सिसोदिया नहीं। यह भी दलील थी कि भाजपा को अब आपसे फायदा है। आपके कारण गुजरात में भाजपा की छप्पर फाड़ जीत हुई। केजरीवाल का उपयोग मोदी विरोधी हिंदू वोटों को काटने के लिए अब वैसा ही है जैसे मुस्लिम वोटों को कटवाने के लिए ओवैसी का। अपनी जगह दोनों बातें सही, मगर इस तरह सोचने वालों को यह समझ नहीं है कि मोदी, शाह और संघ परिवार का मिशन अब स्थायी शासन है। इस मिशन में 2024 से 2029 तक का समय सर्वाधिक अहम और निर्णायक है। सन 2029 तक उत्तर भारत या कि लोकसभा की 227 सीटों वाले इलाके में विपक्ष को मिटा देना मुख्य मकसद है। दिल्ली में आपकी औकात कांग्रेस जैसी तो यूपी में समाजवादी पार्टी की बसपा व कांग्रेस जैसी और बिहार में राजद को पासवान की पार्टी वाली हैसियत में पहुंचा देना है, ताकि लोकसभा तो दूर विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार लड़ने की हैसियत में नहीं रहे। नीतीश कुमार वापस भाजपा की शरणागत कह सकते हैं। जैसे कांग्रेस सन 2014 से पहले मोदी और शाह को लेकर बेखबर थी, वैसे अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, लालू, हेमंत, ममता या कि तमाम विपक्षी नेता अब इस मुकालते में है कि मोदी, शाह और संघ की मशीनरी और हिंदू वोट थकते हुए हैं। जैसे केजरीवाल का मुगालता कि दिल्ली से पंजाब, पंजाब से राष्ट्रीय पार्टी की ताकत बनने से वे 2024 में और बढ़कर 2029 के चुनाव आते आते मोदी, शाह के अखिल भारतीय विकल्प होंगे, वैसे ही सभी के मुंगेरी लाल वाले ख्याल। ऐसा सपना अखिलेश यादव का भी है। वे उत्तर प्रदेश में माया कांग्रेस के खात्मे के साथ एक दिन योगी की जगह प्रदेश के सीएम, फिर मोदी की जगह पीएम बनने का ख्वाब लिए हुए। तो उधर राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके सलाहकार जयराम रमेश, सैम पित्रोदा आदि का ये सोचना स्वाभाविक है कि अल्टीमेटली तो कांग्रेस ही हिंदू राजनीति को हराएगी। ऐसे ही गलतफहमी में ममता बनर्जी व मायावती है। दोनों ने अपने अपने भतीजे क्रमशः अभिषेक और आकाश की सीबीआई ईडी से रक्षा में नरेंद्र मोदी के रहमो करम में रहते हुए यह ख्याल बना रखा होगा कि उनकी पार्टी के वोट हमेशा पक्के रहेंगे, जबकि मोदी व शाह टेम्परेरी फिनोमिना है। तभी नोट रखे, सन 2024 में बसपा यूपी में लोकदल वाली हैसियत में होगी, वहीं बंगाल में भाजपा गजब सीटें जीतकर तृणमूल के मुस्लिम व हिंदू वोट समीकरण को बिगाड़कर विधानसभा चुनाव में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। हाँ, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और अपने वोट के समीकरण सोचे तमाम विरोधी नेता एक ढर्रे में मोदी, शाह की ताकत को घटता हुआ माने हुए। कुछ वैसे ही जैसे पार्टी के बिखरने से पहले उद्धव ठाकरे गलतफहमी में थे। उद्धव ठाकरे या किसी ने भी सोचा था क्या कि न केवल उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी जाएगी, बल्कि नाम, चुनाव चिन्ह और बाल ठाकरे की विरासत को ही भाजपा बिखेर देगी। सोचे, इतने एक्सट्रीम पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्यों? मनीष सिसोदिया क्यों जेल में? लालू परिवार पर इतने छापे क्यों?
केसीआर की बेटी कविता पर तलवार क्यों? छत्तीसगढ़ में क्यों लगातार ईडी व सीबीआई की छापेमारी? ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को इतना घिघियाता चुप्पीधारी क्यों बनाया? हेमंत सोरेन परिवार पर तलवार क्यों? जवाब में भाजपा की यह दो टूक रणनीति है कि जिस भी पार्टी का कुछ वोट आधार है उसके नेताओं को ईडी, सीबीआई, जेल व कोर्ट में इतना अटका दो कि ये कायदे से या अलायंस में चुनाव नहीं लड़ पाए और इनकी चुनौती चिंदी मार हैसियत में खत्म हो, जैसे एक तरह से अभी बसपा या लोकदल की भी हुई पड़ी है। इससे मोदी शाह के लिए वह आदर्श स्थिति बनेगी जिससे सन 2024, 2029 और 2034 के रोड मैप में जहां लोकसभा की 300 से ऊपर सीटें पक्की तो 2/3 राज्य हिंदू शाही में भी रंगे हुए कह सकते हैं। मैं बहुत दूर की नरेंद्र मोदी के बाद का सिनेरियो लिए हुए हैं। सही बात है ये, और ऐसा इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी अब अपनी सत्ता के लिए नहीं बल्कि अपनी विरासत को पक्का बनाने के मोड़ में है। वे अपनी विरासत के लिए अमित शाह या योगी आदित्यनाथ या संघ के लिए रास्ता पक्का बना दे रहे हैं। इसकी प्राथमिक जरूरत में सन 2024 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले विधानसभा व उस लोकसभा के बाद के भी विधानसभा चुनावों में वे उन प्रदेशों में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली या कि उत्तर भारत, महाराष्ट्र व बंगाल के हर उस नेता, उस पार्टी को बेपेंदा बनाएंगे जो अपने आइडिया से हिंदुओं को बहकाने के फिलहाल थोड़े बहुत वोट लिए हुए हैं। उस नाते केजरीवाल, नीतीश, तेजस्वी, केसीआर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी व उद्धव और शरद पवार का कैनवास जहां विधानसभा चुनाव व 2024 के लोकसभा चुनाव का है, वहीं मोदी शाह संघ परिवार 15-20 साल के आगे के रोड मैप में राजनीति बनाते हुए हैं। इसके लिए वह सब होगा जिसका उद्धव ठाकरे, केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश, तेजस्वी आदि को तब तक भान नहीं होगा जब तक सिर पर न आ पड़े। इसलिए राहुल गांधी चाहे जितनी भारत यात्रा करे, वे एक दिन जेल में होंगे तो रॉबर्ट वाड्रा भी, ऐसे ही अरविंद केजरीवाल होंगे तो हेमंत सोरेन भी। बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले ममता और अखिलेश परिवार के साथ भी ऐसा ही होना है। ममता बनर्जी इस बात को नहीं समझ सकती कि बंगाल को जीतना मोदी, शाह व संघ परिवार का दिल का मामला है, वैसे ही जैसे मंदिरों के उत्तर प्रदेश और आदिवासियों के झारखंड तथा छत्तीसगढ़ का है। महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश में भले उलट पुलट बर्दाश्त, लेकिन यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बंगाल जैसे प्रदेशों को भगवा बनाने या बनाए रखने का इरादा दो टूक है। कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे से लेकर मनीष सिसोदिया के घटनाक्रम का अर्थ सिर्फ एक है, विपक्ष को लूला लंगड़ा और अपंग बना देना, उसे लड़ने लायक नहीं रहने देना। तभी मैं कर्नाटक में भाजपा की जीत को बूझ रहा हूँ। वहाँ जनता दल एस.के. कुमार स्वामी विपक्ष के वोट काट भाजपा को जितवाने की वैसी ही राजनीति करेंगे जैसे ओवैसी करते हैं या ममता बनर्जी ने हाल में पूर्वोत्तर, उससे पहले आपने गुजरात में की थी। यूँ कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, शिव कुमार, सिद्धरमैया भी यह गलतफहमी बनाए हुए हैं कि वे अपने बूते भाजपा को वहाँ हरा देंगे। राहुल की यात्रा के बाद कांग्रेस यूं भी हवा में उड़ते हुए हैं। मगर यदि कर्नाटक से शुरू विधानसभा चुनावों में एक के बाद एक राज्य में कांग्रेस हारी तो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी क्या तो पार्टी को लोकसभा चुनाव लड़ाने का हौसला लिए होंगे और कैसे विपक्ष से अलायंस वे बना सकेंगे? सवाल है। केजरीवाल, राहुल, कविता, हेमंत आदि जेल गए तो क्या इससे इनकी पार्टियों में अकेले मोदी को हरा देने की अकड़ खत्म नहीं होगी? लॉजिक से तो लगता है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कांग्रेस से साझा बनाने की सोचे। उधर केसीआर तेलंगाना में ले देकर कांग्रेस से अलायंस बनाकर वोट नहीं बंटने दे और कर्नाटक में खड़गे व देवगौड़ा भी अलायंस बना ले। दूसरा सवाल है कि ईडी, सीबीआई के छापों और गिरफ्तारियों से लोगों में क्या मोदी सरकार के तौर तरीकों से नफरत नहीं बन रही होगी?
क्या यह नरेंद्र मोदी की विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली राजनीति नहीं है? इन सवालों व बातों को मैं इसलिए फिजूल मानता हूं क्योंकि पहली बात तो हिंदू जो वोट बैंक है वह मोदी को भगवान मानता है, इसलिए भाजपा के वोट में रत्ती भर कमी नहीं होनी है। दूसरा सत्य है कि भाजपा के पास अपार खजाने सहित वह हर शाम दाम दंड भेद है जिससे कांग्रेस, आप, सपा, बसपा, राजद, जेएमएम, तृणमूल आदि पार्टियों में अलायंस की सहमति वह नहीं बनने देगी। पार्टियों को खरीदने से लेकर डराने, मजबूर करने, लाचार बनाने, ममता, केजरीवाल, अखिलेश सबको डराते हुए या पालतू बनाने के दसियों तरह के तरीके हैं। तभी तो किस हद तक अरविंद केजरीवाल, केसीआर, उद्धव ठाकरे और तेजस्वी आदि की राजनीति खत्म कराने के वे काम हैं जिसकी पहले कल्पना तक नहीं थी। सोचिए, अरविंद केजरीवाल सिसोदिया की कामयाबी के सियासी सफर का तिहाड़ तक पहुंचना, यदि इससे केजरीवाल को सहानुभूति, उन्हें राजनीतिक फायदे की तनिक भी गुंजाइश होती तो क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसका अनुमान लगाए हुए नहीं होती? उन्होंने जो कुछ किया है वह बाकायदा हिसाब के साथ है, सब कुछ जानबूझकर है। इसीलिए मानकर चले कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सब जाना व बूझा और तय किया हुआ है कि 2029 तक वे कैसे देश के उस सियासी जाड़ जंजाल को जलाकर साफ करेंगे जिससे विपक्षी कांटे चुभते हैं, हल्ला होता है। बहरहाल अब आज का खुलासा यहीं समाप्त, एपिसोड यहीं खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.